आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री का थर्ड सेशन, जिसमें हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले दो सेशन में हमने क्या पढ़ा था? फर्स्ट सेशन में हमने पढ़ा था कि व्हाट इज कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री, व्हाट आर कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स, इंट्रोडक्शन अबाउट कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। सेकेंड सेशन में हमने क्या पढ़ा था? सेकेंड सेशन में हमने पढ़ा था वीबीटी क्या होती है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उसमें से हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, सो ऑन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं CFT, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी। इसके बाद जो नेक्स्ट सेशन आएगा उसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में से वो बताऊंगी। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड विद अस एंड प्लीज आप नेक्स्ट सेशन को मिस मत करिएगा बिल्कुल भी, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर सेशन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी। ये स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक चीज जो आपको पता होनी चाहिए, जो इंपॉर्टेंट है इस थ्योरी को समझने के लिए, वो ये है डी ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर क्या है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर एंड व्हाट इज द शेप ऑफ द डी सबशेल। आपको पता है डी सबशेल स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमने पढ़ा था 11th क्लास में। डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5। इन 5 ऑर्बिटल के 5 अलग अलग शेप होते हैं। डी सबशेल का जो शेप होता है वो डबल डंबल शेप होता है, डबल डंबल शेप। डंबल मुझे बताने की जरूरत नहीं होगी, डंबल आप सबने देखा होगा जिम में, जो जिससे हम एक्सरसाइज करते हैं, डबल डंबल। उस डंबल को 2 बार कर दो, दैट इज डबल डंबल। तो डी सबशेल का जो शेप होता है वो डबल डंबल शेप होता है। डी सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 4 5। पहला ऑर्बिटल, हर ऑर्बिटल का अपने अपना नाम होता है। पहला ऑर्बिटल dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, dz स्क्वायर। अब डबल डंबल शेप कैसे बनता है, इन ऑर्बिटल का एक्चुअल शेप कैसे होता है मैं आपको बताती हूँ। देख आप जैसे कि आप देख सकते हैं इन सारे नाम में 3 कोऑर्डिनेट आ रहे हैं, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट। हमने जैसे मैथ में पढ़ा है x y z तीनों को हम एक प्लेन पे बना लेते हैं। ध्यान से देखिए, ये x कोऑर्डिनेट है, ये y एक्सिस, दिस इज z एक्सिस। ये 3 एक्सिस बना लिए, इसी के बीच में हमारे शेप्स बनेंगे। सबसे पहला शेप, जितने भी शेप, सबसे पहला शेप कौन सा शेप है? dxy शेप। dxy शेप में सिर्फ हमें 2 एक्सिस का ध्यान रखना है, एक तो x एक्सिस का ध्यान रखना है और एक y एक्सिस का ध्यान रखना है। यहाँ आ जाइए, x एक्सिस एंड y एक्सिस। dxy शेप, x एक्सिस बनाया मैंने, y एक्सिस बनाया। अब dxy शेप में जितने भी इसके डंबल या फ्लावर बनेंगे, जो फ्लावर दिख रहे हैं सारे x और y एक्सिस के बीच में बनेंगे। ये xy एक्सिस के बीच में, xy एक्सिस के बीच में, xy एक्सिस के बीच में और ये xy एक्सिस के बीच में। गलती से भी आप ये मत करिएगा कि सबको एक्सिस पर बना दीजिएगा। जितने भी dxy, dyz और dzx होते हैं, ये तीनों के तीनों ऑर्बिटल एक्सिस के बीच में होते हैं। xy x और y एक्सिस के बीच में होता है, yz y एक्सिस और z एक्सिस के बीच में होता है, और zx z एक्सिस और x एक्सिस के बीच में होता है। जैसे हमने xy देखा, वैसे हम yz देख लेते हैं। yz, z वर्टिकल एक्सिस, x y स्लैंट एक्सिस जो है। अब yz बनाना है तो मैंने अभी आपको बताया y एक्सिस और z एक्सिस के बीच में होगा। y एक्सिस और z एक्सिस के बीच में, y एक्सिस ऐसे करते हुए चारों लोब्स बना देते हैं हमें। नेक्स्ट क्या है? z एक्सिस और x एक्सिस। z एक्सिस स्लैंट, x एक्सिस हॉरिजॉन्टल। यह आसान बनाना, चारों लोब्स चारों के बीच में होंगे। अब इंपॉर्टेंट चीज जो आपको यहां से याद रखनी है, ये जो dxy, dyz और dzx होते हैं, इन 3 ऑर्बिटल्स को हम T2G ऑर्बिटल्स कहते हैं। dxy, dyz, dzx को हम T2G ऑर्बिटल्स कहते हैं। ये तीनों लोब्स से हमें, ये तीनों लोब्स जो है वो अपने एक्सिस के बीच में बन रहे हैं, dxy x और y एक्सिस के बीच में, dyz y और z एक्सिस के बीच में, और dzx z और x एक्सिस के बीच में। और इन तीनों ऑर्बिटल को हम T2G ऑर्बिटल्स कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, dx स्क्वायर माइनस z स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। जो ये बाकी के 2 ऑर्बिटल है, इन 2 ऑर्बिटल को हम EG ऑर्बिटल कहते हैं। मैं आगे बताऊंगी इसका क्या यूज है, बस आप इतना ध्यान रखिए। फर्स्ट 3 ऑर्बिटल्स को हम T2G ऑर्बिटल्स कहते हैं और लास्ट के 2 ऑर्बिटल्स को हम EG ऑर्बिटल्स कहते हैं। जैसे फर्स्ट 3 ऑर्बिटल्स एक्सिस के बीच में थे, वैसे ये लास्ट के 2 ऑर्बिटल अपने एक्सिस पर होते हैं। जैसे dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, आप यहाँ पे आके देख सकते हैं, मैंने y एक्सिस बनाया और x एक्सिस बनाया। यहाँ पे
यहाँ पे सब कुछ ऑर्बिटल से ऊपर होगा, सॉरी ये मिस्टेक से थोड़ा बीच में बन गया है, आप इसको दोबारा लिखिए, dx² माइनस वाई स्क्वायर, आप एक्सिस बना लीजिए, एक्सिस हॉरिजॉन्टल और वाई एक्सिस स्लैंट में। बाकी सब जो T2T वाले तीनों है वो तीनों तो बीच में रहेंगे, और ये जो dx² माइनस वाई स्क्वायर है ये अपने लोब्स पर रहेंगे, लोब पर। जैसा आप देख सकते हैं मैंने इसको मिडिल में बीच में नहीं बनाया है, एक्सिस पर बनाया है। तो जो dx² माइनस वाई स्क्वायर होता है वो x एक्सिस और y स्क्वायर एक्सिस पर होता है, और dz² जो इजी का दूसरा पार्ट है ये होता है z एक्सिस पर। ये बीच में एक 3D लुक दिया है मैंने इससे तो हमें क्या पता चला कि dx² माइनस dy² जो होता है वो होता है x और y एक्सिस पे, और dz² जो होता है वो होता है z एक्सिस पे। ठीक है, और ये दोनों एक्सिस मिलके क्या बनाते हैं, eg ऑर्बिटल। तो इससे हमें एक बात क्लियर हो गई, क्या इंपॉर्टेंट बात है जो याद रखनी थी हमें, कि d और सबशेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं। 5 ऑर्बिटल के फर्स्ट 3 ऑर्बिटल का नाम है dxy, dyz, dzx, वो तीनों d2g ऑर्बिटल है। बाकी के दो जो है dx² माइनस वाई स्क्वायर और dz² वो eg ऑर्बिटल है। ठीक है, xy, dxy, dyz, dzx ये तीनों के तीनों एक्सिस के बीच में होते हैं, जबकि dz x² माइनस वाई स्क्वायर और dz² जो है एक्सिस पर होते हैं। आई थिंक मुझे आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। इन केस अगर आपको लगता है कि मैम नोट करने के लिए थोड़ा समय चाहिए, तो जिस टाइम मैं पढ़ा रही हूँ उस टाइम में जब मैं थोड़ा साइड हो जाती हूँ तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए आगे के लिए, ताकि आप फ्यूचर रेफरेंस के लिए उसे यूज कर सकें। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं, मैंने आपको डी का शेप बता दिया, अब हमें कि व्हाट इज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इज, ये है क्या, हमें स्टार्टिंग से ही पता है मेटल और लिगेंड के बीच में एक बॉन्ड बनता है। मेटल होता है कैटायन और लिगेंड होता है या तो ये अनाइन होता है या ये न्यूट्रल एटम होता है। काम कॉमन है, क्या काम है लिगेंड का, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, और मेटल का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना। मेटल यहां ध्यान से देखिए, आपको पता है एनाइन जो है वो पॉइंट चार्ज की तरह काम कर सकता है। मैं पॉइंट चार्ज वर्ड यूज कर रही हूं बिकॉज अनाइन मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हो, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स मतलब नेगेटिव चार्ज। कैटाइन मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो, और इलेक्ट्रॉन्स की कमी मतलब पॉजिटिव चार्ज। तो याद रखना मेटल और लिगेंड का जब भी इंटरेक्शन होता है तो ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। मैं इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन क्यों कह रही हूँ, बिकॉज यहाँ पे चार्ज आ गए। चार्ज कैसे आ गए, कैटाइन पॉजिटिव चार्ज, मेटल सेंट्रल एटम का जो होता है, लिगेंड या तो पॉइंट चार्ज माइनस लेके आता है, इलेक्ट्रॉन्स लेके तो आता है, या तो डाइपोल इंट्रोड्यूस करता है। क्या इंट्रोड्यूस करता है, डाइपोल। डाइपोल क्यों करता है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल एटम इलेक्ट्रॉन्स लेके ही आते हैं ना, तो एक डाइपोल इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो हमेशा अपना मेटल और लिगेंड के बीच में जब भी इंटरेक्शन होता है तो एक स्पार्क निकलती है, एक चार्ज निकलता है। तो स्पार्किंग और चार्जिंग मिलके कौन सा इंटरेक्शन बनाते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बनाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे आप देखिए, अब हम बात करते हैं CFT इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल ऑक्टाहेड्रल शेप जब भी सुने, ये मैं कोऑर्डिनेट के बारे में बता रही हूँ, जब भी आप ऑक्टाहेड्रल शेप के बारे में सुने तो समझ जाइएगा यहाँ पे 6 लिगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं। ये एक ट्रिक है याद रखने की कि जब भी आप ऑक्टाहेड्रल शेप के बारे में सुने तो यहाँ पे कितने लिगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं, 6 लिगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं। चलिए एक सिंपल स्टोरी और सिंपल बात सुनिए। हमें पता है लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन लेके आते हैं और मेटल के पास अपने खुद के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, और हमें पता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस माइनस होता है, और ऑलवेज हमें पता है लाइक चार्ज ऑलवेज रिपेल ईच अदर। मतलब मेरे कहने का क्या मतलब है कि सामने से जो इलेक्ट्रॉन लेके लिगेंड्स आ रहे हैं और मेटल के पास जो इलेक्ट्रॉन्स उसके 3D ऑर्बिटल में है, दोनों के बीच में रिपल्शन होगी। जब तक 3D ऑर्बिटल को कोई लिगेंड अप्रोच नहीं करता है, जब तक d ऑर्बिटल को कोई लिगेंड अप्रोच नहीं करता है, तब तक उसके ऑर्बिटल्स की एनर्जी बराबर रहती है और उसे बोलते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। डीजेनरेट
ऑर्बिटल्स। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स क्या होता है? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स मतलब जब सारे ऑर्बिटल्स की एनर्जी बराबर हो, उन्हें कोई डिस्टर्ब ना कर रहा हो, तब उन ऑर्बिटल्स का नाम डीजेनरेट ऑर्बिटल्स है। अब मैंने आपको क्या बताया कि डी ऑर्बिटल्स जो है उनको किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया, किसी लिगेंड ने डिस्टर्ब नहीं किया, तो अभी उसके सारे बॉक्स इक्वल एनर्जी में है, खुश है। जो लोग खुश होते हैं वो बहुत एनर्जेटिक होते हैं। आप जानते हो, आप अक्सर देखेंगे जो लोग बहुत एनर्जेटिक हो वो बहुत खुश रहते हैं। तो ये डी ऑर्बिटल बहुत खुश है, बहुत एनर्जेटिक है, तो इन्हें डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं। अब देखो, जैसे लेट्स से एग्जांपल, ये हमारा डी और सब शेल है और इसमें हमने लिगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं, लिगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं, लिगेंड्स भी अपने इलेक्ट्रॉन लेके आ रहे हैं और डी के पास भी अपने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इससे क्या होगा, लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स और डी के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन होगी। और जब भी किसी के बीच में रिपल्शन होती है, जब भी लड़ाई होती है, आपने अक्सर देखा होगा जब किसी के बीच में फाइटिंग होती है बहुत लोग एनर्जेटिक हो जाते हैं। तो जब भी लिगेंड्स के बीच में लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन और मेटल के इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होगा, उस टाइम क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ जाएगी, डी ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ जाएगी। तो उससे क्या होगा, वो डी के जो 5 बॉक्सेस है उसमें ईजी वालों की एनर्जी कैसे बढ़ेगी मैं आपको बताऊंगी, उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी और वो दोनों, एनर्जी बढ़ने का मतलब क्या है, वो दूर चले जाएंगे। एनर्जी बढ़ने से क्या हो गया, वो दूर चले गए और दूर चले गए तो वो टूट जाएंगे। बेसिकली ये थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट था जो फिर स्टोरी में एक्सप्लेन करूंगी मैं, कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स आते, लिगेंड्स आते हैं इलेक्ट्रॉन लेके, ऑक्टाहेड्रल में 6 लिगेंड्स आए इलेक्ट्रॉन लेके, 6 लिगेंड्स ने अटैक कर लिया। अटैक करने के बाद क्या हुआ, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स ने तो अपने आप को बचा लिया, क्योंकि वो लोग एक्सिस के बीच में थे। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स एक्सिस के बीच में है। बट डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, जिसको हमने ईजी ऑर्बिटल कहा था, वो दोनों तो एक्सिस पर है ना, मतलब वो दोनों एक्सिस पर है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। जैसा आप देख सकते हैं ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये एक्सिस पर है और डी जेड स्क्वायर भी क्या होता है, एक्सिस पर होता है। तो जब भी लिगेंड अप्रोच करते हैं वो एक्सिस की तरफ से अप्रोच करते हैं। जब उन्होंने एक्सिस की तरफ से अप्रोच किया और एक्सिस पे ऑलरेडी डी के ऑर्बिटल्स बैठे हुए हैं, तो इनको प्रॉब्लम होगी, इनके पास भी इलेक्ट्रॉन है, लिगेंड्स के पास भी इलेक्ट्रॉन है। तो हमने देखा कि डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स की एनर्जी को फर्क नहीं पड़ा। क्यों फर्क नहीं पड़ा उनकी एनर्जी को? बिकॉज उनके लोब्स एक्सिस के बीच में थे, वहां लिगेंड्स अप्रोच नहीं कर पा रहे थे। पर लिगेंड्स हमेशा कहाँ, एक्सिस पर अप्रोच करते हैं। पर 2 ऐसे ऑर्बिटल हैं डी के जो एक्सिस पर बैठे हुए हैं। वो 2 ऑर्बिटल कौन से हैं, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। जैसा आप देख सकते हैं एक्स वाई एक्सिस पर है और डी जेड स्क्वायर भी एक्सिस पर है। तो यहाँ पे जैसे लिगेंड अप्रोच करेगा, ये सामने से लिगेंड अप्रोच कर रहा है, तो इन दोनों ऑर्बिटल्स के बीच, इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे और लिगेंड्स जो इलेक्ट्रॉन लेके आ रहे हैं, इनके बीच क्या होगा, एक लड़ाई होगी। उस लड़ाई को हमने क्या नाम दिया, रिपल्शन। तो उसके वजह से क्या होगा, इन दोनों ऑर्बिटल से इन दोनों ऑर्बिटल की, ये ईजी T2G थे ये, और ये ईजी वाले ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ जाएगी। जैसे इनकी एनर्जी बढ़ेगी तो ये चाहेंगे कि हम, केमिस्ट्री का सिंपल रूल है, आप हमेशा याद रखिएगा, स्टेबिलिटी इज इक्वल टू लोएस्ट एनर्जी। मतलब अगर किसी में स्टेबिलिटी है तो उसकी एनर्जी कम होगी, अगर किसी में बहुत ज्यादा एनर्जी है तो उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। ये केमिस्ट्री है। तो इसकी में बहुत एनर्जी होगी, ये चाहेगा कि मैं फटाक से भाग जाऊं। भाग जाओ कहने का मतलब है कि मेरी एनर्जी, आप बहुत, जब कोई लोग बहुत एनर्जेटिक हो जाते हैं तो कुछ कुछ काम करना चाहते हैं ना हमेशा, तो जैसे ईजी ऑर्बिटल, इन दोनों ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ गई, ये चाहेंगे क्यों ना मैं इन तीनों से स्प्लिट हो जाऊं, टूट जाऊं। यही टूट के ईजी ऊपर चला जाएगा अपनी एनर्जी इंक्रीज करके। और इसको बैलेंस करने के लिए आपको पता है ना, जब भी कोई आर्ग्यूमेंट होता है, अगर हमें उस आर्ग्यूमेंट को कम करना है तो एक सिंपल फंडा में सिखाया जाता है। अगर सामने वाला इंसान बहुत बोल रहा है और बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट कर रहा है तो उस टाइम आप चुप हो जाओ। इससे क्या होगा, आर्ग्यूमेंट वही खत्म हो जाएगा। तो यही इसी तरह है, अगर इसकी एनर्जी बहुत बढ़ गई, ये डिस्टेबलाइज हो गया, डिस्टेबलाइज करने का मतलब इसकी स्टेबिलिटी जा रही है, तो दूसरे वाले को T2G और उसको ऑर्बिटल्स को स्टेबल होना पड़ेगा। तो ये क्या करेगा, जितनी इसकी एनर्जी ऊपर बढ़ी है उतनी ये अपनी एनर्जी लो कर लेगा। मैंने अभी बताया लो एनर्जी इज इक्वल टू स्टेबिलिटी। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ रही है कि अगर ईजी वालों की एनर्जी बढ़ गई है, वो ऊपर चले गए हैं, डिस्टेबलाइज हो गए हैं, तो उनको बैलेंस करने के लिए T2G अपनी एनर्जी कम कर लेंगे, वो नीचे चले जाएंगे और अपनी स्टेबिलिटी बढ़ा लेंगे।
इसी चीज को क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी बोलते हैं। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग हुई है। अब मैं आपको करके दिखाती हूँ कैसे स्प्लिटिंग होती है। वेट अ मिनट। ये डी ऑर्बिटल से अब ये डीजनरेट है। डीजनरेट कहने का मतलब है ये इक्वल एनर्जी है। इनको मैंने एनर्जी दी, ये अबव चले गए। अबव कहने का मतलब मैंने इनको एनर्जी दिया गया, एनर्जी ट्रांसफर कर रही हूँ, ठीक है। अब एनर्जी दी तो ये जो दो T2 वाले हैं और ये 3 T2 वाले हैं, Eg वालों को एनर्जी गई है तो वो दोनों ऊपर चले जाएंगे और T2 वाले नीचे आ जाएंगे। T2 Eg ने अपनी एनर्जी, इन दोनों के बीच में ये बेली सेंटर होता है, बेली सेंटर। Eg इन्हें अपनी एनर्जी 0.6 dQ बढ़ा दी है। तो मैंने अभी बताया Eg जितनी एनर्जी बढ़ाएगा T2 अपनी एनर्जी उतनी ही कम कर लेगा स्टेबिलिटी को मेंटेन रखने के लिए, और T2 ने अपनी एनर्जी 0.4 dQ कम कर ली है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। ये ऊपर वाले Eg है, ये T2 है। बस ये इतना सा था। ये जो स्प्लिटिंग हुई है इसे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बोलते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट वर्ड जो आपको याद रखना है वो है CFSE। CFSE क्या है? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। Eg और T2 के बीच में जो स्टेबलाइजेशन की लड़ाई हो रही है उसके बीच में उनके एनर्जी डिफरेंस आ गए। वो हाई एनर्जी वाला ऊपर चला गया Eg और लो एनर्जी वाला नीचे आ गया। इन्हीं बीच के एनर्जी डिफरेंस को, जो स्टेबिलिटी के लिए लड़ाई हो रही है, इसी बीच के एनर्जी डिफरेंस को इलेक्ट्रॉन सबसे पहले T2 में जाते हैं। क्यों सबसे पहले T2 में जाते हैं? कि इलेक्ट्रॉन्स की टेंडेंसी है लोअर एनर्जी ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई करना। ऐसा क्यों कर रहे हैं वो? क्योंकि उनको अपनी स्टेबिलिटी बढ़ानी है। अगर पहला इलेक्ट्रॉन, सपोज 1 इलेक्ट्रॉन है भाई, वो T2 में चला गया, तो उस केस में क्या होगा? मैं CFSE किस निकालूंगी? T2 कितनी DQ एनर्जी नीचे है, 0.4 DQ एनर्जी नीचे है, उतने में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितना T2 में है वो मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो CFSE निकालना है मुझे, CFSE निकालना है जब एक इलेक्ट्रॉन T2 में है, तो -0.4 DQ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2 ऑर्बिटल। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 1 × 0.4 DQ। चाहे आप 1 × -4 DQ भी कर सकते हैं, तो आंसर क्या आएगा? -4 DQ। इसी तरह अगर इन केस 3 इलेक्ट्रॉन्स हमने यहाँ भर लिए, अब क्वेश्चन आता है कि 3 इलेक्ट्रॉन्स तो T2 में अप्लाई हो गए, सपोज कोई 4th इलेक्ट्रॉन आ गया, तो क्वेश्चन यहाँ ये आता है कि 4th इलेक्ट्रॉन आ गया तो वो T2 में ही पेयरिंग करेगा या 4th इलेक्ट्रॉन जंप करके Eg में चले जाएगा। दो सिचुएशन आ गई ना। क्या मैंने बोला कि अगर 4 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन ने तो T2 की 3 ऑर्बिटल ऑक्यूपाई कर लिया ओम्स रूल के हिसाब से कि पहले सब सिंगल भरेंगे। 4th इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? T2 में जाएगा, पेयरिंग करेगा, या ऊपर Eg में कूद जाएगा। तो इसके लिए क्या बात आपको ध्यान रखनी है? यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है वो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड के बारे में। अब आप कहोगे मैम पता कैसे चलता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन से है और वीक फील्ड लिगेंड कौन से है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एक सीरीज होती है व्हेन वी अरेंज लिगेंड फ्रॉम डिक्रीजिंग एनर्जी टुवर्ड्स इंक्रीजिंग एनर्जी। जब हम लिगेंड्स को कम एनर्जी से ज्यादा एनर्जी की तरफ अरेंज करते हैं उन्हें हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। आपका जो CFT टॉपिक है उसी टॉपिक में ये दिया हुआ है। इसके लिए मैं इन द लास्ट ऑफ द वीडियो में आपको एक शॉर्ट में बताऊंगी ट्रिक जिससे हम इस स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद कर सकते हैं। एक छोटी सी बात याद रखिए, मैंने क्या बताया स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में कि जब हम लिगेंड्स को कम एनर्जी से अरेंज करते हैं लोएस्ट एनर्जी से हाईएस्ट एनर्जी की तरफ तो उसे हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। H2O को मेन याद रखिए, पानी के पीछे जितने भी हैं, H2O के पीछे जितने भी हैं वो सारे वीक लिगेंड हैं और H2O के आगे जितने भी हैं वो सारे स्ट्रॉन्ग लिगेंड हैं इंक्लूडिंग H2O। एंड H2O एक बेसिक स्टैंडर्ड है। तो एक बात याद रखनी है, ये अभी मैंने वो ट्रिक बताई नहीं है, ट्रिक मैं आपको लास्ट में बताऊंगी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद करने की, कि
बीच में H2O को स्टैंडर्ड रखिए, उसके पीछे जितने भी है बिफोर वो सारे वीक लिगेंड है, H2O के आगे जितने भी है वो सारे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो ये क्या है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिसमें स्ट्रॉन्ग लिगेंड जो होते हैं वो सबसे आगे लगे होते हैं और जैसे जैसे हमसे पीछे आते हैं उस तरह लिगेंड की एनर्जी कम होती जाती है। चलिए अब सामने से सपोज करिए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड होता है कार्बोनाइल, CO, कार्बोनाइल मत कहिएगा ये कोबाल्ट है, कोबाल्ट में C कैपिटल और O स्मॉल होता है, ये कार्बोनाइल है CO। कार्बोनाइल सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड है। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, सपोज करो कार्बोनाइल आ गया d ऑर्बिटल के पास अपने लिगेंड्स लेके, ऑक्टाहेड्रल है, हम ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल में कितने लिगेंड्स आते हैं, 6 लिगेंड्स आते हैं। तो सपोज कार्बोनाइल आ गया अपने 6 लिगेंड लेके और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड है कार्बोनाइल। जब भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आएगा तो स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा होगी। कोई भी स्ट्रॉन्ग चीज किसी को बहुत तेजी से खींचती है ना, इसी तरह याद रखिए कि जब भी कार्बोनाइल आएगा वो इन दो d ऑर्बिटल के Eg और T2G के स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा कराएगा। अब क्वेश्चन आता है जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आया, T2G और Eg के बीच में स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा हो गई, तब फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा। सोच के देखिए, हमने 3 इलेक्ट्रॉन T2G में डाल दिए, फोर्थ इलेक्ट्रॉन को जब स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा हो गई तो बहुत ऊपर जंप करना पड़ेगा। जब बहुत ऊपर जंप करना पड़ेगा तो वो कहेगा कि इतना ऊपर जंप करने की क्या जरूरत है, मैं नीचे पेयरिंग ही कर लेता हूँ। मतलब उसको पेयरिंग करना आसान लगेगा, मतलब उसके लिए पेयरिंग एनर्जी, पेयरिंग P यहाँ पे दिखाया जाएगा, P इज पेयरिंग एनर्जी। इलेक्ट्रॉन को पेयर करने में जो एनर्जी लगाई जाती है उसे पेयरिंग एनर्जी कहते हैं। अगर कम एनर्जी लगानी पड़ रही है तो मतलब एनर्जी का पेयरिंग एनर्जी कम है तो पेयरिंग करना आसान है, अगर पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है तो पेयरिंग करना डिफिकल्ट हो रहा है। अभी मैंने आपको क्या बताया, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड CO आ गया, CO ने स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा कर दी, लिगेंड्स को बहुत मतलब उसको d ऑर्बिटल को बहुत ज्यादा तोड़ दिया। अब जब उन दोनों में डिस्टेंस बढ़ गया, 3 इलेक्ट्रॉन तो मैंने T2G में डाल दिए, फोर्थ इलेक्ट्रॉन को ऊपर कूदने में बहुत दिक्कत होगी क्योंकि डिस्टेंस बहुत बढ़ गया ना। जब हम बहुत ऊंची लॉन्ग जंप लगाई पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन ने कहा कि नहीं मैं इतनी ऊंची लॉन्ग जंप नहीं लगाऊंगा, इसके बजाय मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ इलेक्ट्रॉन के साथ पेयरिंग कर लेता हूँ। तो ये कब हुआ, फोर्थ इलेक्ट्रॉन। तो इस केस में क्या हुआ, पेयरिंग करना आसान लगा, पेयरिंग करना आसान लगा मतलब पेयरिंग एनर्जी कम है और CFSC को डेल नॉट से डिनोट करते हैं, इस साइड में लिख लीजिएगा, CFSC को हम डेल नॉट से डिनोट करते हैं, ये नॉट ऑक्टाहेड्रल का है। तो जब पेयरिंग करना आसान लगा मतलब पेयरिंग एनर्जी कम है और CFSC क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है। ठीक है, तो ये पॉइंट जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है वो क्या याद रखना है, CFSC अगर ज्यादा है पेयरिंग एनर्जी से तो पेयरिंग एनर्जी करना आसान हो जाएगा। अब इन केस हेलोजन आ गए, हेलोजन आ गए सबसे वीकेस्ट लिगेंड होते हैं, हेलोजन है सबसे वीक लिगेंड है, वीक लोग तो कम ही तोड़ पाएंगे, उसने स्प्लिटिंग को कम कर दिया, कम तोड़ा तो अब फोर्थ इलेक्ट्रॉन को ऊपर कूदना आसान लगेगा। तो अब वो सोचेगा क्यों ना मैं ऊपर कूद जाऊं, तो अब ऊपर कूद गया तो अब क्या हो गया, जब CFSC क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कम हो गई, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा हो गई। अगर पेयरिंग एनर्जी ज्यादा हो गई, पेयरिंग करने में ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ रही है, तो उसने कहा मैं इतनी एनर्जी खर्ची क्यों करूं, क्यों ना मैं ऊपर कूद जाऊं। तो इससे क्या होगा, T2G में सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे और Eg में 1 चला जाएगा। ये कब हुआ, वीक फील्ड लिगेंड के केस में। और जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है इसके केस में क्या होता है, पेयरिंग एनर्जी कम होती है। पेयरिंग एनर्जी कम मतलब क्या होता है कि पेयरिंग करना आसान लगा, तो T2G में 4 इलेक्ट्रॉन आ गए और Eg में 0 इलेक्ट्रॉन आ गए। क्या तक क्लियर है आपको, बस इंपॉर्टेंट बात यही ध्यान रखनी थी। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल में 6 लिगेंड्स आते हैं, 6 लिगेंड्स आते हैं तो रिपल्शन क्रिएट करते हैं, रिपल्शन क्रिएट करते हैं तो Eg ऑर्बिटल जो कि एक्सिस पर ही होते हैं, dx² - y² और dz² जो कि एक्सिस पर ही होते हैं, उनको रिपल्शन फील होता है। वो दोनों Eg ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ जाती है और वो दोनों ऊपर चले जाते हैं। वो ऊपर चले गए तो उनको बैलेंस करने के लिए, जब वो दोनों डिस्टेबलाइज हो गए तो उनको बैलेंस करने के लिए अपनी एनर्जी लोअर करके T2G स्टेबिलिटी एक्वायर कर लेते हैं, नीचे आ जाते हैं। इन दोनों के बीच में 10 dq का डिफरेंस होता है। अब Eg और T2G के बीच में एनर्जी डिफरेंस होता है, स्टेबिलिटी पाने के लिए उस एनर्जी डिफरेंस को हम CFSC से कैलकुलेट करते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी। इसको हम डेल नॉट से डिनोट करते हैं, डेल नॉट से डिनोट करते हैं। ये नॉट किसके लिए, ऑक्टाहेड्रल के लिए। ठीक है, अब सपोज इलेक्ट्रॉन फिल करने की बात आ गई, तो अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स तो T2G ने ले लिए सिंगल, फोर्थ इलेक्ट्रॉन का क्वेश्चन आया
अगर पेयरिंग एनर्जी कम है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आया, सिंपल स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आया, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ज्यादा हो गई तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन को ऊपर कूदने में दिक्कत होगी, तो वो नीचे पेयरिंग कर लेगा। जब उससे पेयरिंग आसान से हो गई तो पेयरिंग एनर्जी कम हो गई, पेयरिंग एनर्जी। नेक्स्ट वीक फील्ड लिगेंड आया, वीक फील्ड लिगेंड आया तो स्प्लिटिंग कम हो गई। अब फोर्थ इलेक्ट्रॉन को ऊपर कूदने में आसानी हुई तो वो ऊपर कूद गया, ऊपर कूद गया मतलब उसने पेयरिंग नहीं करी, पेयरिंग नहीं करी तो मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कम हो गई और पेयरिंग एनर्जी ज्यादा हो गई। पेयरिंग एनर्जी ज्यादा हो गई तो कंफ्यूज मत होइएगा, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा हो गई तो पेयरिंग करना मुश्किल हो गया और पेयरिंग एनर्जी कम हो गई तो पेयरिंग करना आसान हो गया। आज के टॉपिक में बस इतना ही, ठीक है। अब नेक्स्ट सेशन में मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था हम क्या पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री से। अगर इस चैप्टर से आपको और कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। और हाँ, हमारा ये न्यू चैनल है तो प्लीज सब्सक्राइब एंड सपोर्ट माय चैनल एंड ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। और आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट है कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।